हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के लिए ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट था उसका मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे। ये मॉक टेस्ट 7 सितंबर तक टिल 7 PM अवेलेबल है। आप चाहो तो जाके इसका ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप इसे अटेम्प्ट भी कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है D एंड D1 आर डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। अब देखिए दो डायगोनल्स हैं। रोम्बस का शेप आप सबको पता है कैसा होता है, मतलब क्वाड्रिलेटरली होता है एक तरह से, ठीक है। तो इसके जो दो डायगोनल्स हैं ऐसे और ऐसे, एक का नाम है D, एक का नाम है D1 मतलब D डैश करके। तो देखो D हाफ उन्होंने हमें 14 दे रखा है, तो डायगोनल D पूरा कितना हो गया, हाफ है, तो इसे कंप्लीट कर देंगे 28, और ये D डैश हमारा कितना हो गया 52, ठीक है। दोनों डायगोनल्स हैं। अब उसने पूछा है हाफ एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का हाफ ऑफ द एरिया हमें बताना है। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D इंटू D1, ठीक है। बट हमें कितना बताना है, हाफ ऑफ द एरिया। ये तो एरिया का फॉर्मूला हो गया, तो इसको कर देंगे हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ द एरिया। तो देखिए 1/4 इंटू में 28 मल्टीप्लाई बाय 52। तो ये सब कुछ आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अभी बोलता है वो अ बैग कंटेन 5 फेयर कॉइन्स। एक बैग है जिसके अंदर 5 फेयर कॉइन्स है। फेयर कॉइन का मतलब उसके अंदर हेड भी है और टेल भी है, ठीक है। एंड 3 डबल हेडेड कॉइन, और 3 ऐसे कॉइन है जिसके अंदर सिर्फ हेड और हेड ही है, ठीक है, हेड और हेड ही है। अभी देखो सिर्फ इतने ही क्वेश्चन के अंदर अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, अगर 5 फेयर कॉइन्स हैं, ठीक है, 5 फेयर कॉइन्स है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 5/8। और इसके अंदर 5/8 के अंदर आगे चलते, 1 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को चूज करा गया, रैंडमली चूज करा गया आउट ऑफ द 8 कॉइन्स, और उसे टॉस किया गया 3 बार। ऑल 3 टॉसेस रिजल्ट इन हेड। जो तीनों टाइम जब हमने टॉस किया उसका रिजल्ट क्या आया, हेड आया, ठीक है। अब वो पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन कॉइन इज डबल हेडेड। वो जानना चाहता है कि जो हमने कॉइन चूज करा था वो कैसा था, डबल हेडेड। डबल हेडेड मतलब उसके अंदर दोनों साइड क्या था, हेड और हेड। तो देखो अगर एक नॉर्मल कॉइन था, उसका अगर हमने प्रोबेबिलिटी लिया नॉर्मल कॉइन का कि आउट ऑफ द डबल हेडेड कॉइन और फेयर कॉइन में से अगर एक नॉर्मल कॉइन चूज करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है 5/8, ठीक है। अब एक कॉइन चूज करा गया और उसे 3 टाइम टॉस करा गया। 3 टाइम टॉस करने पे उसका हमेशा क्या आया, हेड। बट आ सकता था, हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था, क्योंकि वो एक नॉर्मल था। तो देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2। दोबारा करा तो 1/2, क्योंकि 2 आउटकम्स होते हैं ना, हेड और टेल, हेड और टेल। तो तीसरी बार भी करा तो क्या आया, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2 का क्यूब, तो मल्टीप्लाई में 1/8, ठीक है। ये तो अभी नॉर्मल की बात हुई, नॉर्मल कॉइन की। अब देखो डबल हेडेड कॉइन्स जो थे, डबल हेडेड कॉइन्स की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो देखो सबसे पहले तो अगर मैंने रैंडमली चूज करूं तो इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3/8, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो जब भी प्रोबेबिलिटी में हमें श्योरिटी होती है कि जो हम क्या कहते हैं आउटकम चाहते हैं हमें वही मिलेगा, तो जब हमें प्रोबेबिलिटी हम श्योर होते हैं कि क्या होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1, ठीक है ना। तो देखो रैंडम चूज करने की प्रोबेबिलिटी 3/8, हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, मतलब अगर हमने तीनों बार भी टॉस करा तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी श्योर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रही 1। और जो फेयर कॉइन्स थे, फेयर कॉइन की प्रोबेबिलिटी 5/8 और उसके अंदर हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। तो देखो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 और 8 8 64 प्लस में 3/8। तो ऐसे हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, एलसीएम लेंगे तो 64, 5 प्लस में
3 8 जा 24, तो अभी टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 29/64, ये हमारी हो गई इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी। बट देखो हमें क्या बताना है इसके अंदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन चूजन इज डबल हेडेड। हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी की जो कॉइन चूज करा गया है वो कैसा था, डबल हेडेड। तो ये तो देखो हमारी थी टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल आउटकम्स किस किस तरीके से हो सकता है। तो देखो इसके अंदर हमें बताना है प्रोबेबिलिटी की जो कॉइन चूज करा गया है वो है डबल हेडेड, तो इसके अंदर होगा डबल हेडेड का प्रोबेबिलिटी अपॉन में टोटल आउटकम्स, या मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स की कितने वेज के अंदर वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो डबल हेडेड का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/8 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी 29/64, नीचे जाएगा तो इसे रेसिप्रोकल में 64 अपॉन में 29, 8 8 जा तो 3 8 जा 24 अपॉन में 29, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एस किलोमीटर, हमें स्पीड नहीं दिया, उसके लिए एस किलोमीटर मेंशन किया है। इट हॉल्ट्स एट 5 जंक्शंस, मतलब 5 बारी वो रुकी है फॉर द पीरियड ऑफ 12 मिनट ईच, मतलब 12 मिनट के लिए 5 बार रुकी है, तो टोटल कितना मिनट रुकी है 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स 1 आवर वो रुकी है, ठीक है। इफ इट कवर्स डिस्टेंस 1152 किलोमीटर, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर करा है 1152 किलोमीटर, और वो बोलती है इन 19 आवर्स, टोटल उसे कितना रखा है 19 आवर्स, तो हमें उसकी स्पीड बतानी है कितनी थी। देखो 19 घंटे तो उसे टोटल लगे, बट 1 घंटा तो उसने रेस्ट किया है, तो अगर आप वैल्यू निकालो तो उसे टोटल कितना आवर लगा है, टोटल टाइम उसे लगा है 18 आवर्स, ठीक है ना। 19 - 1 18 आवर्स उसने ट्रैवल करा है, तो स्पीड निकाल लेते हैं। तो 18 6 जा 108, देन 18 4 जा 72, तो स्पीड कितनी हो गई उसकी 64 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है द मंथली एक्सपेंस ऑफ अ पर्सन आर 400/3% मोर देन इट मंथली सेविंग्स। देखो वो कहना चाह रहा है उसकी जितनी भी सेविंग्स है उससे उसका जो एक्सपेंस है वो 400/3% ज्यादा है। 400/3 देखो ऐसे लिख देते, 3% है तो परसेंट हटा के 0। तो अब देखो सपोज उसकी मंथली सेविंग्स कितनी है, मंथली सेविंग्स उसकी कितनी है 3, तो उसका एक्सपेंस क्या है 3 में 4 ज्यादा, 3 में 4 ज्यादा, तो उसका एक्सपेंस कितना है 7। तो इनकम इज इक्वल्स टू में एक्सपेंस प्लस सेविंग्स ऐसा ही होता है। तो एक्सपेंस है उसका 7 और सेविंग्स है उसकी 3, तो इनकम उसकी कितनी हो गई 10, ठीक है इतना आ गया। इफ द मंथली इनकम इंक्रीज्ड बाय 60%, अगर उसका मंथली इनकम हम 60% से इंक्रीज कर दें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 160%, 10 मल्टीप्लाई बाय 160%, तो कितना हो गया 16, और हर मंथली एक्सपेंस इंक्रीज बाय 40%, तो 7 का 40% इंक्रीज करेंगे तो 9/8, एंड ठीक है 9/8, तो उसका जो सेविंग्स का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6.2, ठीक है ना। उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 16 - 9/8 तो 6.2। देन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ₹1024। क्या बोला है इंक्रीज, तो देखो इसके अंदर इंक्रीज कितना हुआ है 3.2 का, तो इसका वैल्यू उसने हमें कितना दिया है 1024, ठीक है। तो उसने पूछ लिया देन व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था उसका 7, तो 3.2 का वैल्यू है 1024, तो निकाल लेते हैं 1024 अपॉन में 3.2, डेसिमल हटाने का 10 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर विल बी 2240, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर उसने हमसे पूछा है वैल्यू बतानी है ये cot 78, cot 47, cot 55, 47, देन 55, देन 78। देखिए इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C
कॉट ए, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। किस केस में होता है? जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो? 180 डिग्री। तो देखो हम वेरीफाई कर लेते हैं, a हमारे पास कितना है? 78, b है हमारे पास 47 और c है हमारे पास 55। जब इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना रहेगा? 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? a। आंसर विल बी a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू एंड द पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ x इफ 3, मतलब ये जो नंबर है इज डिविजिबल बाय 3। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो सम ऑफ द नंबर्स हैं जो हमें गिवन है वो क्या होने चाहिए? कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो 3 तो कंप्लीटली डिविजिबल है, छोड़ देते हैं। 6 और 7 13, 13 प्लस 8 13 प्लस 8 21। तो देखो ये तो कंप्लीटली ही डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पे हमें x का वैल्यू दे रखा है, तो वो बोल रहा है x की वैल्यू पे मैं कौन से मतलब मैक्सिमम नंबर रखूं और कौन सा मिनिमम रखूं, उसका हमें क्या बताना है? वैल्यू बताना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो देखो ऑप्शन के अंदर जाओ, मिनिमम वैल्यू तो देखो मिनिमम वैल्यू तो हमारा 0 ही होगा क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी रखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। और मैक्सिमम आप क्या रख सकते हो? 3 रखोगे तो डिविजिबल बनेगा, 6 रखोगे तो भी डिविजिबल बनेगा, 9 रखोगे तो भी डिविजिबल बनेगा। तो मैक्सिमम हम क्या रख सकते हैं? 9। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? 9। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत बस थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखो अभी ना हम सिर्फ ये वाला टर्म वो करते हैं सिंप्लीफाई। 1/6 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 मतलब 5 किसका रहेगा? माइनस का। तो ये प्लस का किसके अंदर चेंज हो जाएगा? माइनस में। 1 माइनस 6 अपॉन में 5। तो एलसीएम ले लेंगे पूरा, 5 1 5, ठीक है। तो कितना रह जाएगा? 1 अपॉन में 5 किसका? माइनस का, ठीक है। तो अब यहां पे हमारा कितना बचा? 1 अपॉन में 5 किसका? माइनस का। अब अगर हम इसको देखो 1 हटा देते हैं माइनस में, 1 अपॉन में 1 माइनस का 5 ऐसा कुछ रह गया। तो ये माइनस का 5 रेसिप्रोकल होके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 5, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 6, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 1 5 और ये 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये पूरा कैंसिल होके यहाँ पे बन गया 6। तो 1 माइनस 6 अपॉन में 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 आंसर विल बी 0। थोड़ा सा ना ये दिखने के अंदर आंखों को कंफ्यूज कर देता है, आप इसे थोड़ा गौर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। देखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए वो कहता है अ हेरिटेज रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ए अलोन वुड कंप्लीट इंट्रिकेट वुड कार्विंग इन 30 डेज। ए अपना काम कितने दिन में कंप्लीट कर देता है? 30 डेज में। और बी कर देता है 20 डेज में। तो देखो पहले हमने इनका क्या निकाल लेते हैं? टोटल वर्क आ गया 60, ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 3, ठीक है। अब ये जो इनका 6 आवर पर डे है और ये 5 आवर पर डे है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। इन दोनों ने क्या करा? 8 दिन एक साथ काम करा। तो 60 यूनिट काम था, इनका एफिशिएंसी कितना है? 5 कितने दिन काम करा? 8, तो 40 यूनिट वर्क कर दिया, 20 यूनिट बचा है। अब 8 दिन काम करने के बाद वो बोलता है देन बी डबल हिज डेली आवर्स। डेली आवर को डबल कर देना है का मतलब होता है उसने अपनी एफिशिएंसी कितनी कर दी? डबल। तो अब बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई है? 6। एंड ए कंटिन्यूज 5 आवर्स। 5 आवर कंटिन्यू करने का क्या मतलब है? वो अपनी 2 की ही एफिशिएंसी को क्या रखता है? मेंटेन रखता है, ठीक है। सो हाउ मेनी मोर डेज विल दे नीड। तो उन्हें कितने और दिन चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए? तो देखो 20 यूनिट फर्क है। अब एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6 + 2 8 यूनिट। तो अब उन्हें कितना टाइम और लगेगा? 2.5 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
वो बोल रहा है, एक लाइन है, लाइन का ये दे रखा है 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 40 मीट्स द x एक्सिस एट पॉइंट एम ए, मतलब इस पॉइंट्स पे वो मिलती है, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो, जब भी x एक्सिस पे काटती है, जब भी x एक्सिस पे कोई लाइन एक दूसरी लाइन को मीट करती है या कट करती है, तो हमेशा ऑपोजिट वाली लाइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखो, इसके अंदर अगर मैं रखूं 8x, अगर y की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, 8x इज इक्वल्स टू में 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो a क्या है हमारे पास, x, और b क्या है हमारे पास, y। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, x का वैल्यू है, मतलब ये हमारा किसका वैल्यू है, a का, और y का वैल्यू, b का वैल्यू, y का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0। तो 5 5 25 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वो बोलता है इफ ए बी सी हमें दे रखे, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब इज 486। देखो, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के अंदर एक क्राइटेरिया होता है, अगर a प्लस b प्लस c क्या हो, 0, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होता है, 3abc। ठीक है, तो देखो a प्लस b प्लस c ये कितना हो गया, -9, और ये है +9। तो हमारा ये क्राइटेरिया वेरीफाई करता है a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकाल लेते हैं, 3 इंटू में 9 इंटू में -3 इंटू में -6, ठीक है, कैंसिल। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना रहेगा, 486। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई होता है कि ये सही है। सेकंड में देखो, ये है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 2ab का वैल्यू दे रखा है, और हमसे पूछा है 4a² प्लस b² का वैल्यू। अगर मैं 2a प्लस b का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2, और फिर 2a मतलब 2 और ab, तो हमारे पास a तो 2a है और b। ठीक है, अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर 1296 इज इक्वल्स टू में, ये हमें बताना है 4a² प्लस b² प्लस 2ab की वैल्यू कितनी है, 48, तो इसकी कितनी हो जाएगी, प्लस 96। तो 4a² b² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1200, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करा, नहीं करा, ठीक है ना, क्योंकि 1296 है और हमारा कितना आ रहा है, 1200। तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अ 4.2 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक मान लो 4.2 मीटर, बॉय इज टॉल इज 313 मीटर अवे फ्रॉम दी शॉपिंग मॉल। एक शॉपिंग मॉल है, सपोज यहाँ है, वो इससे कितना दूर है, 31√3 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, अब देखो उसकी आई कहाँ होगी, यहाँ टॉप पे होगी, मतलब एक तरीके से देखो तो अगर उसकी हाइट 4.2 मीटर है तो उसकी 4.2 मीटर से उन्होंने कैलकुलेट करा है यहाँ से, ठीक है ना, ये उसकी आई के लेवल से। अगर एक शॉप की बिल्डिंग है, उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, उसकी आई से कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, 60 डिग्री का। अगर ये यहाँ पे इसका 31√3 है तो यहाँ भी 31√3 है बेस। ठीक है, तो हमें क्या बतानी है, फाइंड द हाइट ऑफ द शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल की हाइट पूरी कितनी है, A, B और C। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं, देखो पहले अगर हम tan थीटा 60 डिग्री रहे तो tan थीटा 60 डिग्री पे कितना होता है, √3, ये हो गया x, ये है 4.2। तो पूरी जो शॉपिंग मॉल की हाइट है वो है x प्लस में 4.2। ठीक है ना, तो √3 इज इक्वल्स टू में tan 60 डिग्री लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये 3 1 93। तो शॉपिंग मॉल जो है उसका पूरा हाइट कितना हो जाएगा, 93 प्लस 4.2, तो 97.2 मीटर।
ठीक है ना, क्योंकि देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से लिया था, उसके आइस से लिया था, तो मतलब उसकी जो थी ना लड़के की हाइट वो इंक्लूड नहीं हुई थी। तो इस केस के अंदर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो हाइट छोड़ के बनता है, मतलब जो इंडिविजुअल की हाइट है उसको इंक्लूड नहीं करते। फिर जो टोटल जो शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल तो ग्राउंड से ही है, ग्राउंड से मतलब जहां पे लड़के के पैर हैं वहीं से शॉपिंग मॉल है पूरा, ठीक है ना। तो शॉपिंग मॉल की हाइट पूरी कितनी होगी, उस लड़के की हाइट, और एंगल ऑफ एलिवेशन जस्ट बिकॉज उसकी आइस से था, तो जो ए से लेके बी तक की हाइट अलॉन्ग प्लस 4.2 मीटर जितना उस लड़के की हाइट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने हमें दिया है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम टू कर्व सरफेस एरिया। तो पहले तो इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 2 पाई आर एच। कितना दिया है, 15:32। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस क्या होता है, सर्कल शेप में होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो क्या देखते हैं, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आर हमें कितना मिल गया, आर इज इक्वल्स टू में 15/16। तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, 2 पाई और आर कितना है 15/16, ऐसे ही है ना, 2 8 जा 2 4 जा 7 4 जा 28 है डिनोमिनेटर में कहीं 28, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 165 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरे सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वो बोल रहा है हाउ मेनी बॉल्स। तो सबसे पहले तो देखो बॉल का शेप क्या होता है, स्फेयर, ठीक है ना, बॉल का शेप क्या होता है, स्फेयर। तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी बॉल, तो n इंटू में, और स्फेयर का हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। देखो हाउ मेनी बॉल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर आफ्टर मेल्टिंग, हमने उसको मेल्ट करना है, कैन फॉर्म अ स्फेरिकल बॉल। देखो जब भी कोई चीज मतलब एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनका हमेशा वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो उसने बोला हाउ मेनी बॉल्स, तो उसके लिए हमने n लगा दिया, n मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, मतलब कितनी बॉल्स हमें मेल्ट करनी है हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के इक्वल में रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। तो बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, n इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर का क्यूब, 6 इज इक्वल्स टू में 2/3 पाई आर का क्यूब। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 6 तो 2 देन 4 से 2 2 जा 4, तो आंसर कितना रहा, एक 2 यहाँ बचा, एक 2 यहाँ बचा, तो कितनी बॉल्स को मेल्ट करना पड़ेगा, 4 बॉल्स को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है अ सोल्यूशन कंटेन 75% ऑफ मिल्क और वाटर का जो सोल्यूशन है 75% अगर उसके अंदर मिल्क है, देखो सपोज 75 मिल्क है तो वाटर कितना है 25, तो रेशियो कितना हो गया 3:1। तो मिल्क और वाटर का सोल्यूशन का रेशियो कितना हो गया 3:1 की रेशियो में है। वो कहता है अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन बी रिमूव्ड, एक जो सोल्यूशन था इसके अंदर से एक पार्ट को क्या करा गया, रिमूव करा गया और रिप्लेस करा गया किससे, वाटर से, ठीक है। उसके अंदर वाटर को ऐड करा गया टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 3:4। तो अब जो नया रेशियो है वो कितना हो गया 3:1 वाटर। देखो जितना अमाउंट रिमूव करा गया था ऐड तो उतना ही करा गया, बट अब की बार जो ऐड किया गया वो सिर्फ क्या करा गया, वाटर। तो देखो मिल्क तो उतना ही है 3 का 3, वाटर हमारा कितना बढ़ गया 3 यूनिट, और टोटल यूनिट कितना है 7, तो कितना उसके अंदर रिप्लेस करा गया 3/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वो बोल रहा है कन्वर्ट, इस वैल्यू को हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर। देखिए हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होता है, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 1 2 3
4, ये 9 तक तो वर्क करता है, 9 के बाद 10 नहीं आता, इसमें आता है A, B, C, D एंड E, S, so on, मतलब फिर वो आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो अब हमें इसे को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 999 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, हमारा क्वोशिएंट रहेगा 62, देखो यहाँ पे क्वोशिएंट, और ये रिमाइंडर रहेगा 7। अगेन जो क्वोशिएंट है, जो हमारा क्वोशिएंट आया है, उसको हमें डिवाइड करना है अगेन 16 से। तो इसको अगेन अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट रहेगा 3 और रिमाइंडर रहेगा आपका 14। देन ये क्वोशिएंट है, इसको अगेन 3 डिवाइडेड बाय 16, तो क्वोशिएंट इस टाइम 0 आएगा और रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखो फाइनली जब आप इसको लिखोगे तो मतलब ऐसे नहीं लिखोगे 7, 14, 3, 14 और 7, तो देखो 3 की जगह तो 3 ही आएगा, 7 की जगह 7 ही आएगा जो आप फाइनल लिखोगे, बट 14 की जगह क्या आएगा, 9 के बाद क्या आता है, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 की जगह हमारे पास क्या आएगा, E, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 3E7, हेक्साडेसिमल से करा है, 16 से डिवाइड करा है, तो 16, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने पूछा है हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स स्केलिन ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म सच दैट द पैरामीटर इज 19। देखो जब भी पैरामीटर कैसा होता है, ऑड होता है, ऑड होता है तो +3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48, तो 19 + 3 22, 22 का स्क्वायर 484 डिवाइडेड बाय 48, तो ये तो मतलब 10 से ज्यादा दिखा रहा है, तो मोर देन 3, तो शायद यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन आप लोगों को लगे कि ये गलत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और इसका जो करेक्ट आंसर है आप वो भी मुझे बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, उसके अंदर बताना है हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू प्लस में मिनिमम वैल्यू। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 109 और मिनिमम वैल्यू है 62, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 47 और मैक्सिमम प्लस मिनिमम 171, तो फाइनल आंसर रहेगा 0.275, ऑप्शन नंबर बी। देखिए वो बोलता है HL इज अ डायमीटर, एक सर्कल है जिसके अंदर HL उसका क्या है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, एंड G इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका नाम है G, मतलब ये सेंटर में नहीं है, सर्कमफ्रेंस में कहीं पर भी एक पॉइंट है G इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल सच दैट KG इज परपेंडिकुलर ऑन HL। तो देखो ये अगर इधर मिलता है K से लेके G तक क्या है, परपेंडिकुलर ऑन HL, मतलब किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर एक लाइन परपेंडिकुलर होती है वो हमेशा क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये परपेंडिकुलर है ऑन HL वेयर K इज अ पॉइंट ऑन HL। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, हमें उसकी रेडियस कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, और ये पूरा डायमीटर है हमारे पास, तो HL हमारे पास इनडायरेक्टली उसने हमें बता दिया कितना है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने बताया है हमें GL इज 36 सेंटीमीटर, G से लेके L तक कनेक्ट करा, जस्ट अ सेकेंड ये नीट नहीं हुआ, G से लेके ये कितना बताया उसने हमें 36 सेंटीमीटर। देन उसने हमसे पूछा है KL का जो लेंथ है वो हमें बताना है, तो K से लेके L तक का हमें लेंथ बताना है। तो देखो अगर हम इसे कनेक्ट कर दें, ठीक है, अब देखो एक थ्योरम होती है, अगर आप डायमीटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी एंगल फॉर्म करते हो वो हमेशा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे अगर आप सिमिलैरिटी के अंदर जाओ, एंगल सिमिलैरिटी, तो HGL आपका एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल आपका कौन सा है, GKL। देखो GKL और HGL, इसके अंदर आपके दो तो कैसे हैं, ये वाला जो L है, L तो दोनों के अंदर ही है, ठीक है, L क्या है, L एक कॉमन एंगल है, इसके अंदर एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है, इसके अंदर भी 90 डिग्री का है, G और K क्या है आपस में इक्वल है, एंगल L क्या है दोनों के अंदर कॉमन है, तो जो देखो थर्ड बचा ये GKL के अंदर ये वाला ही एंगल बचा X और इसके अंदर बचा ये वाला एंगल X, है ना, ठीक है। तो ये जो है
x किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो सिमिलैरिटी के अंदर तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो देखो इनके हम अगर रेशियोज रख दें, देखो सबसे पहले छोटा वाला एंगल 90 डिग्री के सामने आपके पास कितनी लेंथ है, 36। देन बड़ा वाला एंगल, इसके अंदर 90 डिग्री के सामने आपकी क्या लेंथ है, HL है, वो कितना है हमारे पास 42। देन देखो ये जो x है छोटे वाले एंगल में, x के सामने किसकी वैल्यू है, KL की, और बड़े वाले में x के सामने किसकी वैल्यू है, 36 की। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। 6 6 जा 32, 6 7 जा 42, ये हो गया 6 का क्यूब, तो 216 अपॉन में 7, और फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर रहेगा 36/7, ऑप्शन नंबर सी। देखो एक हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मीन दे रखा है, और हमसे क्या बोला है, मीडियन निकालने के लिए। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एस के इज इक्वल्स टू में 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एस के है -0.36 इज इक्वल्स टू 3, मीन कितना है 82 माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारे पास 15। सो 3 5 जा 15, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1.8 इज इक्वल्स टू में 82 माइनस मीडियन। तो फाइनल आंसर कितना रहेगा हमारे पास, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस 83.8 इज इक्वल्स टू में मीडियन। तो मीडियन का हमारे पास वैल्यू कितना आ गया 83.8। इसके अंदर बस आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इजीली आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उसके अंदर वो पूछ रहा है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड प्रिजम्पशन आर पॉसिबल। तो प्रिजम्पशन के अंदर हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो देखो इसके अंदर हमें पहले पता होना चाहिए हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है। तो टोटल हमारे पास जिनके हमें अरेंजमेंट बनाने हैं, नंबर हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वॉटएवर, कितने हैं हमारे पास 12। और इसके अंदर हमें बताने होते हैं रिपीटेड कितने हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हैं या वर्ड हैं इसके अंदर रिपीटेड वर्ड कितने हैं। तो देखो इसके अंदर P रिपीट हो रहा है, S और U। P कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, S 2 टाइम्स और U 2 टाइम्स, U 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। U हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो देखो हमें बताने डिफरेंट अरेंजमेंट कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो टोटल वाला ऊपर 12 फैक्टोरियल अपॉन में जो रिपीट वाला है, जो रिपीट हो रहा है वो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू में 11 इंटू में 10 फैक्टोरियल पे अभी रुक जाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बाद में 2 और 1 फिर 2 ही लिख देते हैं, देन 2 और ये लास्ट वाला 3 इंटू में 2। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2। तो ये यूज़ हो रहा है 10, तो इसको 10 हटा के फैक्टोरियल हटा के 9 तक ले आते हैं। 2 5 जा, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल इज दी आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वो कह रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 4790। कितने साल में हो जाता है, 1.5 साल में। तो देखो एक आपने प्रिंसिपल लिया, उसे सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, तो आफ्टर 1.5 ईयर्स कितना हो गया 4790। ठीक है, एंड इतना हो जाता है कितने साल के बाद, मतलब टोटल 4.5 ईयर्स के बाद। 1.5 तो इधर हो गया है, अगले 3 साल के बाद ये कितना हो गया 5080। ठीक है, तो वो पूछता है देन व्हाट इज द प्रिंसिपल। देखो 3 साल में कितना बढ़ा 5080 माइनस 4790, तो 3 साल में कितना बढ़ा 290। ठीक है, कितने साल में बढ़ा था 3 साल में। तो यहाँ से हमारे पास 1 साल का टाइम मतलब अमाउंट निकल आएगा, और फिर देखो यहाँ तक पहुंच जाएंगे हम। फिर अगर मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 1.5 साल के अंदर उसे कितना मिला। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 145। तो 1.5 साल के बाद ये अमाउंट बना था, इसके अंदर से लेस 145, तो आपका आंसर कितना रह जाएगा 4645। ये लेस कर देंगे तो 4645। तो आपका एक्चुअल प्रिंसिपल कितना था 4645।
देखो वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 5 स्मॉल पैक ऑफ पेन कितने का है, 400 रुपए का। 5 पैक हैं तो देखो स्मॉल पेन के 5 पैक कितने के, 400 के। तो एक पेन कितने का हो गया, एक पैकेट हो गया 80 रुपए का, और उसके अंदर कितने पेन है, 5 पेन है, तो एक पेन कितने का हो गया, 16 रुपीज का। ये एक पेन की बात आ गई। फिर बिग वाले पैकेट के अंदर कितने पैकेट हैं, 8 हैं, और कितने का है, 9 to 1.6 डिवाइडेड बाय 8, तो एक पैकेट कितने का आ गया, 115। ठीक है, 115.2, ये एक पैकेट का वैल्यू आ गया। और उसके अंदर भी कितने पेन है, 8 पेन है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक पेन कितने का आ गया आपका, 14.4। तो देखो छोटा पेन आपका 16 रुपए का है और बड़ा वाला पेन कितने का है, 14.4। तो वो पूछ रहा है देन व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट, कि कितना डिस्काउंट उसने दिया था। तो देखो 1.6 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द लार्जर पैक, लार्जर पैक के ऊपर कितने का डिस्काउंट मिला, 1.6 पे। कंपेयर किससे करना है, छोटे वाले से। तो आंसर कितना रहेगा, डेसिमल हटाएंगे 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वो बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। देखो जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो ये हमारा रहता है एक्स एक्सिस, ये हमारा रहता है वाई एक्सिस। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पे क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, दोनों पे मतलब दोनों को इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, तो ये ए से लेके बी तक का उसने हमसे लेंथ पूछा है, और लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। तो देखो जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो उस टाइम पे हमारे पास x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 है और उसे हम इक्वेशन में पुट कर दें तो हम देखो यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं, 35y इज इक्वल्स टू में 420। तो y का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो और जब कोई लाइन x एक्सिस पे कट करती है उस टाइम पे हमारे पास y का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अगर y का वैल्यू 0 है तो उसे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 12x इज इक्वल्स टू में 420, और x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, तो बस आगे इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, अंडर रूट में 35 का स्क्वायर 1225 प्लस में 12 का स्क्वायर 144, तो अंडर रूट में 1369, और 1369 किसका स्क्वायर होता है, 37 का। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोल रहा है ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट करा बाय इन्वेस्टिंग 20,000। ठीक है, इनिशियल में उसने अपना कैपिटल कितना इन्वेस्ट करा, 20,000। अब बी ने उसे ज्वाइन करा है, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 14 मंथ। देखो मतलब अभी इसका भी हम टाइम नहीं बता रहे कि इसने कितना टाइम काम करा, क्योंकि वो टाइम इंट्रोड्यूस करता जा रहा है। मतलब देखो अब बी ने ज्वाइन कराया है उसे आफ्टर 14 मंथ, तो मतलब 12 मंथ तो वो वर्क कर चुका है प्लस 2 मंथ, 14 मंथ ऐसे ही हो गए ना। तो बी ने कितना इन्वेस्ट करा है, 18,000 रुपीज। तो मतलब एक साल के अंदर अभी तो उसने 2 मंथ कम में ही उसने स्टार्ट करा है। और फिर वो बोलता है आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम बी, बी ने पहले ही 2 मंथ मतलब एक साल के स्टार्टिंग के 2 मंथ के बाद ज्वाइन करा था, और सी उसके भी 4 महीने बाद आया, मतलब एक साल के 6 महीने के बाद आया। और कितना इन्वेस्ट करा, 30,000 रुपीज। ठीक है, अब वो बोल रहा है एट द एंड ऑफ 2 years, तो मतलब ये पूरा प्रोसेस चला 2 साल के लिए। तो मतलब ए तो बिल्कुल इनिशियल से था, उसने पूरा 24 मंथ काम करा। बी सेकंड मतलब नेक्स्ट ईयर में आया था 2 महीने के बाद, तो मतलब 10 मंथ काम करा। और सी ने कितने मंथ काम करा, 6 मंथ काम करा। ठीक है, अब वो बोलता है द टोटल प्रॉफिट इतना बताया 43,400, और हमें बताना है द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 0 से 3 0, इधर से भी 3 0, 1 0, ये सारे 0 कैंसिल। 6 1 6, 6 3 18, 6 4 24। तो
रेशियो कितना आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग 8:3:3, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 8:3:3 और हमें बताना है बी और सी का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में सम ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज 8 + 3 + 3 is 14 और बी और सी का बताना है मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर विल बी 18,600। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में वो बोल रहा है इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ, ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा। तो देखो हमारे पास अगर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें दे रखा है 5 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें दे रखा है 6 और हमसे पूछा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और अल्फा बीटा। देखो मैं ये थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आपको स्ट्रक्चर पता चल गया। देखो अगर मैं एक इक्वेशन बना दूँ, इसमें से मैंने बीटा कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा रूट क्या हो गया, अगर मैंने अल्फा कॉमन निकाल दिया तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5 और बीटा की जगह बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगेन 5 और अल्फा की जगह अल्फा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो देखो इसके रूट्स मतलब इसका इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, x माइनस 5 अल्फा और दूसरा बन जाएगा x माइनस 5 बीटा, ठीक है। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बीटा x माइनस का 5 अल्फा x माइनस का माइनस माइनस प्लस 5 5 25 अल्फा बीटा। देखो यहाँ मिड में से कॉमन ले लेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे -5 को, तो देखो x² माइनस 5x अगर कॉमन ले लिया तो अंदर फिर बचा अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 25 अल्फा बीटा। अगेन वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास कितना वैल्यू था 5, तो x² माइनस में 25x प्लस में 25 अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है 6, तो 25 6 150। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं मैथ सेक्शन के, जो ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट में पूछे गए थे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।